तो बर्नौलीज इक्वेशन को याद करने से पहले हम लोगों को कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। तो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन जो ड्राइव करी है वो रिलेशन आप याद रखेंगे। वो रिलेशन क्या किया, मैं इससे एक स्टेप वाले के लिए बात कर रहा हूँ। रो A1 V1 डेल टी, आप लोग बताएंगे मुझे अब रो A1 V1 डेल टी किसके इक्वल है, रो A2 V2 डेल टी के। अब रो कांस्टेंट था क्योंकि फ्लूइड कैसा है, आइडियल, तो डेंसिटी थ्रू आउट कैसी है, कांस्टेंट। एरिया जो है उसका वो कैसा है, ये जो एरिया है वो एरिया कैसा है, डिफरेंट है, इसलिए वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। पर हमने किस लिए लिया था, डेल्टी, एक स्मॉल टाइम के लिए लिया था दोनों के लिए, इसलिए क्लियर। चलें आगे, आ जाते हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे। अब बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है, बर्नौलीज इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी एनर्जी, अगर फ्लूइड के मैं डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का मतलब हुआ कि मैं सपोज ले रहा हूँ, मैंने क्रॉस सेक्शन लिया जो डिफरेंट हाइट पे है। सपोज यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अपन इसको क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन में हमने क्या किया, मैंने इसको इस तरह से बना दिया। अब ये इस डायग्राम को बनाने के पीछे रीजन क्या है कि देखो इनकी जो हाइट है दोनों की ग्राउंड से, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो मुझे हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये दोनों हाइट है इसके सेंटर से, ये दोनों हाइट अलग अलग लिए H2, ठीक है, समझ में आई बात बात। मैंने जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है वो अलग अलग लिया है ताकि वेलोसिटी दोनों के पॉइंट पे अलग अलग रहे। तो फ्लूइड कहाँ से इस पॉइंट तक जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम डेल टी टाइम में। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी इमेजिन कर ली कि सपोज इस क्रॉस सेक्शन से जिसका एरिया है A1, वापस इसका एरिया है A1 इस क्रॉस सेक्शन का, इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उस क्रॉस सेक्शन के एरिया को मैं बोल रहा हूँ A2, इसको बोल रहा हूँ मैं A2। अब ये फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी मानी हमने V1, और टाइम कितना ले रहे हैं दोनों के लिए कि फ्लूइड जितनी देर में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा। सपोज वो पॉइंट कौन सा है, A से A डैश, और इसको बोल रहे हैं B से B डैश, कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, वो पॉइंट कितना है, टाइम डेल्टी ले लेते हैं दोनों के लिए। तो डेल्टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका है इसी डेल्टी टाइम में। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या चीज़ हो गई, डिस्टेंस। और दूसरे वाले केस में क्या हो गई, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखो बेटा, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ कितना, V2 उसी डेल्टी टाइम के लिए। तो D2 को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी V2 इंटू डेल्टी। बात समझ में आई, डायग्राम बनाओ साथ साथ तब मजा आएगा समझने में। देखो चलो इसको करते करते साथ साथ मुझे एक बात बताते जाओ। मेरे को 3 टाइप की एनर्जीज चाहिए, ठीक है। क्या हमें मालूम है कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है फ्लूइड के अंदर? वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं अलग अलग फाइंड कर रहा हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन क्या चीज़ है, एनर्जी का सम हमेशा मैं या इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इन तीनों एनर्जी का सम कर लूँ, वो किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, उन दोनों के सम के इक्वल आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, हाफ mv²। मालूम है आप लोगों को, मुझे मालूम है, पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट क्या होता है, पर यूनिट मास ले लूँ, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले लूँ, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ले लूँ, ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, हम लोग ले लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम से लेके करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हुआ, सर काइनेटिक एनर्जी को आपने किससे डिवाइड कर दिया है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो हाफ mv² अपॉन वॉल्यूम, ऊपर वेलोसिटी है नीचे वॉल्यूम है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम की जगह पे? मास अपॉन डेंसिटी। यस, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं लिख रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या लिख दूँ? वॉल्यूम की जगह पे एम अपॉन रो। तो रो कहाँ चला गया? ऊपर, एम से एम कैंसिल, तो फॉर्मूला हो गया हाफ रो वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमें अगर ये मालूम होगा कि हम लोग एक्चुअल में फाइंड क्या कर रहे हैं, तो डेरिवेशन समझने में आपको आसानी रहेगी। तो ये तो किसकी बात करी हमने? काइनेटिक एनर्जी की। अब बात करते हैं चलो पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर बोल रहा हूं मैं, तो क्या होगा? वॉल्यूम। तो बताओ क्या होना चाहिए? मास अपन वॉल्यूम। मास अपन वॉल्यूम क्या होगा? रो। तो रो जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोल रहे हैं रो जी एच। ये क्यों लिख रहे हैं बेटा? इसलिए लिख रहे हैं हम लोग कि आपको ये बात पता हो कि पोटेंशियल एनर्जी भाई किसी डेफिनेट मास की तो बताओगे वो वाटर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका मास कितना है, या उसका वेट कितना है। तो कंपैरिजन हम लोग जब करेंगे, वो कंपैरिजन क्या करेंगे? एक डेफिनेट टर्म ले लेते हैं, या तो मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलूंगा, या तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बोलूंगा, या तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट बोलूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो कंपैरिजन करने वाला हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो आपका ये एक फॉर्मूला बना, पोटेंशियल एनर्जी ये रहा। अब थर्ड, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी ये है जो ये इसमें चेंजेस लेके आता है। प्रेशर एनर्जी क्या होता है? वेरी गुड। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ये कुछ इस तरह से, देखो एक छोटा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। प्रेशर एनर्जी होती क्या चीज़ है? मान लेते हैं कि सपोज इसके अंदर फ्लूइड फील्ड है और यहाँ पे हमने पिस्टन लगा रखा है। अब ये जो फ्लूइड है आप इसको भरते चले जा रहे हो, इसको फिल करते चले जा रहे हो। जब आप इसको फिल करते जाओगे तो ये पिस्टन शिफ्ट होके कहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। पहले नहीं शिफ्ट हो रहा था, पर जैसे जैसे आपने फ्लूइड का लेवल बढ़ाते गए तो क्या होगा? प्रेशर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू जी इंटू एच। एच जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर बढ़ा तो ये पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करके चला गया? ए से बी तक आ गया, और हो सकता है आगे तक चला गया, आगे बोर्ड नहीं है इसलिए बी तक ही पहुंचाया हमने, ए से बी। तो बताओ कितना वर्क आप कर रहे हो? इस फ्लूइड के प्रेशर ने, इस फ्लूइड ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय फ्लूइड, वो किस लिए किया? प्रेशर से किया ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसकी प्रेशर एनर्जी कह रहे हैं। ये प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रही है? उसके वर्क डन में कन्वर्ट कर रही है। डन, समझ में आया? ये प्रेशर एनर्जी किस क्या काम कर रही है? वर्क करा रही है फ्लूइड से मूव कराने में। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी क्या काम कर रही होगी? कि सर यहाँ से वहां तक पहुंचाने में जितना वर्क कर रही होगी वो कौन है? प्रेशर एनर्जी है ना। प्रेशर होगा तभी वो फ्लूइड वहां तक पहुंचेगा, नहीं तो यहीं तक रह जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्लूइड इस कहां से कहां तक? ए से बी तक पहुंचाने में। तो कैसे लिखना चाहिए? ए टू बी। क्या लिखना चाहिए बेटा? हम दो तीन चीजों को एक साथ लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो साथ में समझते हुए कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी ड्राइव करना जरूरी है। वर्क डन बाय फ्लूइड बताओ ए से बी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हो? फोर्स, वेरी गुड, एफ डॉट डी एस होता है, पर मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लीकेशन है ये ना, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को कैसे लिख सकते हो? प्रेशर इंटू एरिया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं? चाहो तो डिस्प्लेसमेंट डी मान लो। एरिया इंटू डी क्या होता है? वॉल्यूम। तो पी इंटू वी। वी कौन सा है? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, तो पी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, वो वर्क डन होगा जो प्रेशर एनर्जी कर रही है। तो ये भी याद रखेंगे हम। अब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लूँ तो क्या निकलेगा? बताओ। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम अगर बता रहा हूँ तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, यही होना चाहिए ना। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो क्या बचा? सिर्फ पी। तो मेरे पास अब तीनों का एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। अब वर्क कौन करा रहा है एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। नोट करना है या लिख दूं? चलें आगे, कर लिया है। देखो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं?
वापस जरा देखें एक बार, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, चलो अब एक एक करके एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी, भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी, चेंज हुई होगी, मानते हैं ये बात? काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या चीज़ चेंज हुआ है उसमें? मास नहीं, वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हुई होगी ना, कि सर एरिया के ऊपर डिपेंड पड़, वेलोसिटी हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन में, अगर आप एरिया को कम कर देते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी के अंदर चेंज आया होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसे भी बना सकते हो, तो चेंज कैसा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है हमें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, या अब हम हटा देते हैं, अभी वॉल्यूम को लास्ट में ले लेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैं जो प्रूव करने वाला हूं वो हमें पता होना चाहिए। बर्नौलीज इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों एनर्जीज हैं अगर मैं उसको चेक करता हूं इस पॉइंट पे, तो उन तीनों का सम करता हूं, वो तीनों इक्वल नहीं है, उन तीनों का जो सम है इस पॉइंट पे उन तीनों के सम के इक्वल है। मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का सम कर दूं तो वो दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे, इक्वल वैल्यू मिलेगी मेरे को। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई है कि नेट एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। अब ये सम ऑफ द एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट तीनों के फॉर्म में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी कम होगा, कभी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, पर उनका सम हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और ये काम कौन करा रहा है, प्रेशर एनर्जी। यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है तभी तो वो फ्लूइड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा पा रहा है। अगर प्रेशर ही नहीं होता तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होते क्या हम? नहीं, पर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब फ्लूइड वहां पे पहुंचा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, हाफ एम फाइनल माइनस इनिशियल कर देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, क्या चीज कॉमन है, हाफ एम कॉमन, क्या लिख दूं, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अब आपने देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मास की इक्वेशन लिखी थी, क्या था याद है, बताओ क्या था? कंटिन्यूटी इक्वेशन में मैंने आपको जब करा रहा था तो मैंने अभी आपको बोला था, क्या कहा था कि ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। देखो रो इंटू ए वन, देखो हाफ रो ए वन वी वन डेल टी, मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। ये कितनी क्या चीज है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेम ऐसे ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे लिख देते हैं, कितना होगा सर, एम इंटू जी इंटू एच टू माइनस एम इंटू जी इंटू एच वन। एम और जी कॉमन ले लेता हूं तो क्या लिख सकता हूं, एच टू माइनस एच वन। ठीक है, डन। अब एम की जगह फिर वापस से वही लिख लेते हैं, क्या था, यही था, रो ए वन वी वन डेल टी, रो रो। अब मैं यहाँ पे एम एक जैसा लिखेंगे तभी तो कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो दोनों की वैल्यू भाई क्या था, रो ए वन वी वन डेल टी किसके इक्वल था, रो ए टू वी टू डेल टी। तो मैं उसकी जगह लिख रहा हूँ या इसकी जगह लिख रहा हूँ, एक ही तो बात है, सेम है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, रो ए वन वी वन डेल टी, और साथ में यहाँ पे जी भी आया हुआ है, उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना, एच टू माइनस एच वन। ये क्या चीज़ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डन, यहाँ तक समझ में आई बात। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको जब आप कर रहे हो तो ये काम कौन करा रहा है, प्रेशर एनर्जी, उसी ने ये क्रिएट किया, उसी ने चेंज किया। तो वर्क डन बाय, ऐसे लिख दें, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। चलो प्रेशर एनर्जी पहले कैलकुलेट करते हैं फिर लिखेंगे इसको। वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी कितना होगा,
प्रेशर एनर्जी, आपको मालूम है प्रेशर एनर्जी क्या होता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया। वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी कितना होना चाहिए, नीचे से ऊपर, पहले वाले को ज़्यादा मान लेते, ज़्यादा प्रेशर कहाँ था, नीचे, ऊपर पहुँचते पहुँचते प्रेशर क्या हुआ होगा, कम। तो यहाँ पे मैं प्रेशर एनर्जी क्या लिख दूँ, P1, P1 फॉर्मूला क्या था, P1 V1, हाँ या ना, P1 V1 किसके इक्वल होगा, माइनस P2 V2 के, है ना, यही हुआ ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वही प्रेशर एनर्जी। नोट करना, यहाँ तक समझ में आया, नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम लोग पहुंच रहे हैं और ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, तो दोनों में कितना प्रेशर डिफरेंस है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऊपर प्रेशर कितना था और नीचे प्रेशर कितना है। नोट करो, नोट करो। कोई डाउट है इसमें, किसी को भी नहीं, चलो अब दोनों में देखो, हम लोग प्रेशर एनर्जी की बात करें, V1 P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये V1 की जो वैल्यू है, V1 क्या चीज़ है, वेलोसिटी है या वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू, देखो इक्वेशन जो आप लिख रहे हो, मैं देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन को थोड़ा सा वापस से लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। फॉर्मूला क्या लिख रहे हो, रो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग, मास ऑफ फ्लूइड लिविंग, तो क्या क्या एक्सप्रेशन फाइंड किया था, रो A1 कैपिटल में लिख लेते हैं, A1 V1 डेल टी, ये कितना है, रो A2 V2 डेल टी। एरिया इनटू, ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस है ना, फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट थी, है ना, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया था कि थ्रू आउट उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। तो A1 V1 डेल टी, अब V1 डेल टी क्या चीज़ है, डिस्टेंस, V1 इंटू डेल टी क्या डिस्टेंस, मतलब हाइट बोल दो उसको, तो एरिया इंटू हाइट क्या चीज़ होता है, तो ये क्या चीज़ है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, यही मतलब हुआ ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख दूँ, V2 की जगह पे, ये दोनों क्या चीज़ है, सेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P1 माइनस P2, ठीक है। क्या लिखना चाहिए मुझे, A1 V1 डेल टी, क्या लिख दूँ, A1 V1 डेल टी। ये बात समझ में नहीं आई होगी शायद, अभी रिपीट करता हूँ, ये क्या चीज़ है बेटा, वॉल्यूम है। अब देखो दोनों साइड, V1 डेल टी V2 डेल टी, V1 डेल टी क्या चीज़ है, डिस्टेंस, डिस्टेंस जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका डिस्टेंस, जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो डिस्टेंस, जो फ्लूइड है वो फ्लूइड ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या, जिसका, हाँ कम करेगा, गुड। ये देखो, ये अगर मैं बता रहा हूँ कि क्रॉस सेक्शन मैंने बदल दिया था, ये मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि इसका एरिया A1 है, फ्लूइड इसमें वेलोसिटी V1 से जा रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्लूइड इसके कंपैरिजन में वो कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम होना चाहिए, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, हाँ या ना। मतलब मैं अगर बोलूँ कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, उसका डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ D1, और इस D1 डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या लिख रहा हूँ, V1 डेल टी। इस डिस्टेंस को किससे लिख रहा हूँ, V1 डेल टी से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। किससे लिख रहा हूँ, V1 डेल टी से लिख रहा हूँ, इस डिस्टेंस को V1 डेल टी से। बताओ ये वाला जो डिस्टेंस है, लॉजिक लगाओ कि बताओ कि ये जो V2 डेल टी है, जो डिस्टेंस है जिसे हम D2 बोल रहे हैं, दोनों में से डिस्टेंस D1 ज़्यादा बड़ा है या D2 ज़्यादा बड़ा है, D2 डिस्टेंस है, एरिया नहीं है, ये बात ध्यान रखना, एरिया की बात नहीं कर रहा, ये डिस्टेंस की बात है। इतना फ्लूइड, जितना फ्लूइड अंदर एंटर हुआ होगा उतना फ्लूइड एग्जिट हुआ होगा, देन ना, जितना फ्लूइड अंदर एंटर हुआ उतना ही एग्जिट हो रहा है। तो मतलब चाहे क्रॉस सेक्शन में कम कर दूं, क्रॉस सेक्शन में कम कर दूंगा तो वो फ्लूइड उतने ही टाइम में उतना ही तो बाहर निकलने वाला है। तो उसको ज़्यादा कम एरिया होगा तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए,
अगर एरिया ज़्यादा है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, कम। अगर उसका एरिया कम है तो उसका डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात। अब हम यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो क्या चीज़ है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैसा है, कैसे बोलोगे सर, एरिया अलग है तो ऑब्वियसली उसका जो डिस्टेंस है वो भी अलग होगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम। अगर एरिया कम है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, वॉल्यूम लिख दूँ इसको, वॉल्यूम। मतलब मैं इन दोनों को कैसे लिख सकता हूँ कि सर ये जो वॉल्यूम है ये दोनों कैसे हैं, सेम है, V1 और V2 सेम है, एरिया इंटू डिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट सेम है। वो दोनों भले ही अलग अलग हैं तो दोनों का प्रोडक्ट सेम है। तो मैंने इसलिए दोनों का V कॉमन ले लिया और उस V की जगह पे क्या लिख दिया, एक ही लिख दिया, A1 V1 डेल T कॉमन थे ना। आई बात समझ। तो अब ये जो काम करा रहा है वो कौन है, बर्नौलीज इक्वेशन में बताएं एक बार कि वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी किसके इक्वल होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कराया और जितनी कन्वर्ट हुई बाकी की किस में चेंज होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला किया कि वर्क डन कितना किया था वो कैलकुलेट कर लिया, लिख देते हैं उसकी जगह पे P1 माइनस P2 कितना लिख दूं, A1 V1 डेल T इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ कितना, ये ना, यही है ना काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी जगह पे लिख दिया हाफ रो A1 V1 डेल T, क्या लिख दूं, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रो क्या लिखना है, A1 V1 डेल T G H2 माइनस H1। मैंने पहले ही एक बात का ध्यान रखा कि मुझे कॉमन ले सकूं, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा होता, A2 V2 डेल T लिख रहा होता, कहीं कहीं A1 V1 डेल T लिख रहा होता तो कॉमन ही नहीं ले पा रहे होते हम। तो हमने उसको एक ही फॉर्म में रखा है। अब पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, जो कॉमन है क्या है, A1 V1 डेल T इसमें भी, इसमें भी और उसमें भी। तो मैंने लिख दिया A1 V1 डेल T। ठीक है, फिर इसमें लिख देंगे A1 V1 डेल T, अगेन A1 V1 डेल T कॉमन ले लिया। अब A1 V1 डेल T कॉमन हो गया तो क्या बचा बेटा, P1, वेरी गुड, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बोलते जाओ, देख के बताओ, हाफ रो फिर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट बताओ, रो G, वेरी गुड, H2 माइनस H1, गुड। अब जरा एक चीज़ बताओ, मैं इन सबको पोजीशन शिफ्ट कर दूं, इनको इस साइड ले लूं तो कैसे लिखूंगा, ये क्या है P1, देखो P1 वन वाले टर्म इधर, हाफ रो V1 स्क्वायर इधर, हाफ रो V1 स्क्वायर, फिर उधर प्लस रो G H1। ठीक है ना, इसको एक्सपेंड कर दिया, ओपन करा, हाफ रो कोई मल्टीप्लाई करूंगा ना अंदर भी, हाफ रो मल्टीप्लाई करूंगा अंदर भी, तो हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस में, इसको उठा के यहाँ पे ले आया तो क्या होगा, प्लस में, प्लस में लिखा है। ठीक है, चले आगे। फिर नेक्स्ट रो G, इसको इससे मल्टीप्लाई किया H2, रो G H1 माइनस में, इसको इधर लिख के आ गए, रो G H1 इक्वल्स टू, अब जो उधर है वो उधर ही P2 माइनस का था, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, फिर इसको उधर शिफ्ट कर दिया, कितना हो गया, हाफ रो V1 स्क्वायर, सॉरी V2 स्क्वायर और रो G H2। अब देख के एक बात समझ में आई कि देखो एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी थी, देखो स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी, बताना, याद रखना एक्सप्रेशन क्या है, P1, ये क्या चीज है, बताओ क्या चीज है, प्रेशर नहीं बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। देखो इधर सामने, ये क्या चीज थी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर, ये क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर बताओ प्रेशर एनर्जी कितना था, सिर्फ P था ना, ये क्या चीज फाइंड करी हमने, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P, इसका सम किसके इक्वल है। नेक्स्ट बताओ काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो V स्क्वायर
पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का सम दोनों क्रॉस सेक्शन पे कैसा है, सेम है। यही बर्नौलीज इक्वेशन है। तो इसको लिख देते हैं, एक ही एक्सप्रेशन में लिखें तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिया हमने, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसे बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन की लिमिटेशंस आपको अपने आप लिख सकते हो। स्टार्टिंग में हमने आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ा है कि वो क्या चीज़ था, क्या होता है, वही सिचुएशन हमने इसके लिए लिए। कौन कौन सी आइडियल सिचुएशन थी कि द फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी थ्रू कांस्टेंट रहनी चाहिए, इरोटेशनल, थर्ड स्टेडी फ्लो होना चाहिए, हर पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी कैसी मिलनी चाहिए, क्रॉस सेक्शन पे सेम होनी चाहिए, और फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब फ्लूइड लेयर्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। डन, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही।